अपनी ढपली अपना राग आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव कर दिया है। बीजेपी ने जिला प्रभारियों और क्षेत्रीय प्रभारियों में फेरबदल किया है। बीजेपी ने जिला प्रभारी और क्षेत्रीय प्रभारी की सूची भी जारी की है। सुभाष यदुवंशी को पश्चिम क्षेत्र की कमान सौंपी गई है। अवध क्षेत्र के प्रभारी संजय राय बनाए गए हैं। ब्रज क्षेत्र में संतोष सिंह को बनाया गया है। वहीं कानपुर क्षेत्र की कमान अनूप गुप्ता को दे दी गई है। गोविंद शुक्ला को गोरख क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। काशी क्षेत्र के प्रभारी अमरपाल मौर्य को बनाया गया है। सोमवार को जिला प्रभारियों की लिस्ट जो है वो जारी हुई है और सभी 6 क्षेत्र जो है प्रभारियों को बदलकर संगठनात्मक स्तर पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और हम सब मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव जिसकी तैयारी में लग गए हैं। तो पश्चिम क्षेत्र में श्री सुभाष यदुवंश प्रदेश के महामंत्री हैं, विधान परिषद के सदस्य, उन्हें प्रभारी बनाया गया। ब्रज क्षेत्र में श्री संतोष सिंह जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उन्हें प्रभारी के नाते दायित्व दिया है। कानपुर क्षेत्र में प्रदेश के हमारे महामंत्री हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, श्री अनूप गुप्ता जी को प्रभारी के नाते दायित्व दिया है। श्री संजय राय जी प्रदेश के महामंत्री हैं, को अवध क्षेत्र का काम दिया है। श्री अमरपाल मौर्य जी को, जो अब तक अवध क्षेत्र के प्रभारी थे, काशी क्षेत्र का प्रभारी का दायित्व दिया। और श्री गोविंद शुक्ला जी को गोरख क्षेत्र का प्रभारी के नाते एक नई व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हमने सभी संगठनात्मक दृष्टि से जो 98 जिले हैं, उन 98 जिलों के प्रभारियों के भी कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किया है। तो बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कहां का कौन क्षेत्रीय प्रभारी बनाया गया ये भी हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। संतोष सिंह को ब्रज क्षेत्र का बनाया गया है प्रभारी। संजय राय को अवध क्षेत्र का क्षेत्रीय प्रभारी बनाया गया है। अमरपाल मौर्य को काशी क्षेत्र दिया गया है। तो वहीं जीएन शुक्ला गोरक्ष क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रभारी बनाए गए हैं। तो एक एक करके वो नाम भी हम आपको बताते जा रहे हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। और लखनऊ लिए चलते हैं, सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, जरा बताइएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और इसके साथ ये भी कहा जा सकता है कि कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनको मौका दिया गया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम चुनावी अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ अपने संगठन को भी दुरुस्त करने में जुटी हुई है। बीजेपी की कोशिश है कि संगठन के कामों में जो दक्ष लोग हैं उनको सांगठनिक कार्यों में लगाया जाए। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज बड़ा संगठनिक फेरबदल किया है। इसमें जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 98 संगठनात्मक जिले हैं, इनमें से 50 से ज्यादा जिला प्रभारियों को भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जो अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय प्रभारी हैं, ये क्षेत्रीय प्रभारी 6 क्षेत्रों में हैं, इनमें इनको भी बदला गया है। उसमें पश्चिम के क्षेत्रीय प्रभारी सुभाष यदुवंश को दोबारा बनाया गया है। बाकी 5 क्षेत्रीय प्रभारी बदले गए हैं, चाहे वो काशी क्षेत्र हो, चाहे अवध क्षेत्र हो या गोरख क्षेत्र हो। काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी अमरपाल मौर्य को दी गई है, वो प्रदेश के महामंत्री हैं। इसके अलावा जो गोरख क्षेत्र है वहां की जिम्मेदारी गोविंद नारायण शुक्ला को दी गई है। गोविंद नारायण शुक्ला एमएलसी हैं और प्रदेश भाजपा के महामंत्री हैं। इसके अलावा पश्चिम के जो प्रभारी सुभाष यदुवंश हैं वो एमएलसी हैं और प्रदेश भाजपा के महामंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी संजय राय को दी गई है। दरअसल संजय राय लगातार चुनावी अभियानों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में लगे रहते हैं। उनको अवध क्षेत्र की जैसे महत्वपूर्ण जगह की जिम्मेदारी दी गई है। संजय राय प्रदेश महामंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ अनूप गुप्ता जो कि प्रदेश महामंत्री हैं और एमएलसी भी हैं, उनको जिम्मेदारी कानपुर क्षेत्र की दी गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 6 सांगठनिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को बांट रखा है। यही वो वजह है कि अभी इन सभी क्षेत्रों में नए प्रभारियों की तैनाती कर दी गई है। जो मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ओबीसी मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, बिल्कुल, और जो ये तैयारियां देखने को मिल रही हैं, ये आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सारी तैयारियां देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
यूपी में बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है और इसके मद्देनजर माननीयों के परफॉर्मेंस की गोपनीय रिपोर्ट बना रही है। पार्टी माननीयों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार करा रही है और हर हाल में जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों पर नजर रख रही है। सभी सीटों से जुड़े प्रतिनिधियों के कामकाज का फीडबैक भी जुटाया जा रहा है, जिससे कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के अभियान को धार दी जा सके। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड ने नकल पर पूरी तरह से नकेल कसने की तैयारी कर ली है। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की फेस रीडिंग कराने की तैयारी है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा केंद्रों पर फेस रीडिंग की व्यवस्था होगी और इससे पहले परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए थे। प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी सीसीटीवी की निगरानी में हो रही हैं। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किया जाता है। नकल रोकने के लिए इस बार ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का भी निर्धारण किया जा रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के केंद्रों की सूची जो है वो 10 दिसंबर को जारी होगी। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अखिलेश यादव के इशारे पर स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पतन की ओर है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राजभर मंत्री जरूर बनेगा। देखिए, वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, वो संविधान को नहीं मानते। 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर थे, तब उनको ये सब चीज़ें याद नहीं आई। 4 बार बसपा की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, तब भी ये बात याद नहीं आई। सत्ता से बेदखल होने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इस नाते इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के इशारे पर हो रहा है। शायद आपको याद होगा, रामलौटन निषाद ने भी एक बार इसी तरह की टिप्पणी की थी, तो उस समय अखिलेश यादव जी ने रामलौटन निषाद को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और आज वही बयान उसी तरह की टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को बगल में बैठा करके चाय पिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संरक्षण अखिलेश जी का दिख रहा है। ओपी राजभर अपने 2 मुंह सांप वाले बयान पर घिरते नजर आ रहे हैं। अब एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने ओपी राजभर को गोहटा बताया है। मोहम्मद फरहान ने कहा है कि चाचा ने अपनी असली पहचान नहीं बताई और चाचा गोहटा है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि सभी नेता 2 मुंह सांप होते हैं और मैं भी उनमें से एक हूं। ये भी कहा है कि इंडिया गठबंधन के कई नेता उनके संपर्क में है। कब कौन पलट जाए पता नहीं। तो मैं बता दूं कि जो हमारे पियर का चाचा हैं वो खुद कह रहे हैं कि वो 2 मुँहा सांप है। मगर आपको बताना चाहूँगा, जो सांपों में सबसे सीधा सांप 2 मुँहा सांप कहलाता है। उसके 2 मुँह जरूर होते मगर उससे सीधा सांप कोई नहीं होता। चाचा ने अपनी असली पहचान नहीं बताई। चाचा गोहटा हैं। गोहटे का काम क्या होता है? काटता है, काटने के बाद पेशाब करके लौट जाता है तो अगला आदमी मर जाता है। तो चाचा ये हैं। यूपी में हलाल प्रमाणन के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। आज से हलाल प्रमाणन की जांच का अभियान शुरू हुआ है। खाद्य एवं औषधि विभाग गुणवत्ता के साथ ही हलाल प्रमाणन की जांच की जाएगी। हलाल प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में नामजद संस्थाओं को पुलिस नोटिस जारी करेगी। हजरतगंज पुलिस ने संस्थाओं की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही कंपनियों को नोटिस भी भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। अब हलाल सर्टिफाइड सामान उत्तर प्रदेश में नहीं बिक सकेगा। खाद्य आयुक्त कार्यालय की तरफ से इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। दरअसल एक शख्स की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए योगी सरकार ने यूपी में ये अहम आदेश जारी किया है। शुक्रवार को हलाल प्रोडक्ट से जुड़ी एक शिकायत को लेकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस दर्ज किया गया था।
कोई कानूनी मान्यता अभी तक तो मेरी जानकारी में कि नहीं है। अगर किस तरह सर्टिफिकेट वो जारी कर सकती है और सर्टिफिकेट जारी करने का उनका कोई सरकार की मान्यता, किसी भी सरकार की मान्यता है तो वो ये बताएंगे कि जब जांच आगे बढ़ेगी, और आगे का काम पुलिस का है और पुलिस जांच करेगी। दरअसल हलाल प्रोडक्ट को लेकर चेन्नई, दिल्ली और मुंबई की कंपनियों और ट्रस्ट के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। अब जरा आपको बताते हैं आखिर हलाल प्रोडक्ट्स हैं क्या। हलाल एक अरबी शब्द है। हलाल का मतलब अनुमति योग्य। हलाल सर्टिफाइड मतलब इस्लामिक कानून के मुताबिक स्वीकार्य। मुस्लिम उपभोक्ताओं को फोकस करते हैं ये प्रोडक्ट। हलाल सर्टिफाइड से भरोसा कि प्रोडक्ट मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक हैं। उधर इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी पूरी तरह हावी हो चुकी है। हलाल के अवैध धंधे पर योगी सरकार के सख्त एक्शन के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बहुत खराब है और ऐसे जितने भी पाए जाएंगे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से हम तो मुख्यमंत्री धन्यवाद देते हैं कि जांच कराते हैं, जो दोषी पाया जाता है कितनों रसूखदार हो तो सजा मिली। उधर संतों की तरफ से भी योगी सरकार के कदम की तारीफ की गई है। साथ ही ऐसे अवैध धंधे को राष्ट्र विरोधी करार दिया गया है। ये भाजपा और योगी सरकार में ही हो सकता है, क्योंकि इनकी मदद से और जितनी भी इनकी कंपनियां चल रही है इस प्रकार की, वो आतंकवादी कंपनियां हैं। हमारे राष्ट्र विरोधी गतिविधियां इनके यहाँ चलती हैं। इस धन का इस्तेमाल उलेमाए हिंद जैसी संस्थाएं, सिमी जैसी संस्था और लश्करे तैयबा है, चाहे आपके अलकायदा है, ISIS जैसी, इनके आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं देश में, उनको छुड़ाने पे पैसा खर्चा होता है। वहीं इस पूरे अवैध धंधे की अवैध विदेशी टेरर फंडिंग के एंगल से जोड़कर भी जांच की तैयारी की जा रही है और मुस्लिम पक्ष के लोग भी इसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ये सरकार जो है जो भी काम कर रही है वो ठीक कर रही है, क्योंकि जितने भी फर्जी चाहे लोग काम करते हों या फर्जी किसी तरीके से फंसाया जा रहा हो, अगर उनकी जांच हो रही है तो अच्छी बात है। हम तो जो है कानून के साथ। ये अगर ये बात में थोड़ी सी भी सत्यता है तो मैं चाहूँगा इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत ही गलत है। हालांकि विपक्ष ने अवैध धंधे के इस काले में भी सियासी पेच ढूंढ लिया। एसपी के प्रवक्ता ने इस पूरे मामले को मीट एक्सपोर्ट से जोड़कर तीखा तंज कसा है। लेकिन मुझे निजी तौर पे बहुत खुशी है कि अगर पूरे मीट एक्सपोर्ट को ही क्यों ना भारत में बंद कर दिया जाए। अच्छा है, लाखों लाख करोड़ रुपए का भारत को जो फायदा हो रहा है वो तो होना ही नहीं चाहिए। और जितने बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जो मुस्लिम देशों में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, टॉप 20 अगर आप लिस्ट उठाइए तो वो 18 लोग जो हैं वो मुसलमान। यूपी सरकार के इस बड़े एक्शन के बाद अब इस पूरे अवैध धंधे की जड़ों को तलाशने की भी मुहिम शुरू हो चुकी है। ऐसे में साफ है कि हलाल प्रोडक्ट्स के नाम पर धार्मिक आस्था से खिलवाड़ और अवैध धंधे के इस खेल में बड़ा खुलासा जल्द हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट के CEO नियाज अहमद फारूकी ने कोर्ट जाने की बात कही है। नियाज ने कहा है कि हलाल ट्रस्ट में प्रमाणन प्रक्रिया भारत में निर्यात के उद्देश्यों और घरेलू वितरण दोनों के लिए निर्माताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप है और हम इस मुद्दे को लेकर सरकार के आदेशों के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो देखिए, सरकार के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और बताया जा रहा है कि जमीयत के हलाल ट्रस्ट का ये फैसला, नियाज अहमद फारूकी का ये बयान सामने आया है। तो हलाल मामले में कोर्ट जाएंगे फारूकी और बताया ये भी जा रहा है कि जो फैसला सरकार के खिलाफ है उसके लिए अपील करेंगे। तो जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट के CEO नियाज अहमद फारूकी ने कोर्ट जाने की बात कह दी है। और बड़ी खबर मिल रही है, यूपी सरकार द्वारा हलाल सर्टिफिकेशन पर लगाई गई रोक के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ है। हलाल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन की जांच के लिए फूड डिपार्टमेंट की टीम पहुंची कानपुर के जेड स्क्वायर मॉल। जेड स्क्वायर मॉल में बने फूड आउटलेट में बिकते हैं हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट। फूड विभाग की टीम हलाल सर्टिफिकेशन की जांच कर रही है।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि कानपुर से मिल रही है। बताया जा रहा है कि इस तरीके से यूपी सरकार द्वारा हलाल सर्टिफिकेशन पर रोक लगाई गई और रोक के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ है। हलाल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन की जांच के लिए जो फूड डिपार्टमेंट की टीम है वो कानपुर पहुंची हुई है और जेड स्क्वायर मॉल में पहुंची हुई है, जहां पर फूड आउटलेट में ये हलाल सर्टिफिकेट वाले जो प्रोडक्ट मिलते हैं वहां पर पहुंची हुई है और फूड विभाग की टीम हलाल सर्टिफिकेशन की जांच कर रही है। तो कानपुर में पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि अब डिपार्टमेंट की टीम जो है वो पहुंची हुई है और बताया जा रहा है कि कानपुर के जेड स्क्वायर मॉल में प्रशासन की टीम पहुंची हुई है क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। फूड डिपार्टमेंट की टीम का ये एक्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज की एक और माफिया पर लगे गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। अतीक के गुर्गे पप्पू गंजिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। पप्पू गंजिया और उसके साथी अजमल पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी एसटीएफ ने पप्पू को अजमेर से गिरफ्तार किया था। अभी पप्पू गंजिया नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। संभल में कल्की धाम में 5 दिन के वार्षिक कल्की महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 23 नवंबर तक ये महोत्सव चलेगा। कल्की धाम में आयोजित महोत्सव में तिरंगे के साथ आस्था की झांकी देखने को मिली है। कार्यक्रम के दौरान ही साधु संत और राजनीतिक हस्तियां भी पहुंचती हैं। पहले दिन एसबी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। जी के कृपा से आज यहाँ मैं बोल रहा हूँ और राजनीति तो बहुत अलग चीज है, लेकिन इस मंच तक आने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब यहाँ तक लोग आते हैं। साथी हम बहुत नहीं, ये आज मैं तो सुनने के लिए आया था। मैंने तो आचार्य जी को मना भी किया था कि महाराज हम सुनने के लिए आए हैं, हमको बुलवाइए मत, हम लोग सुनना चाहते हैं, ध्यान लेना चाहते हैं, जानकारी करना चाहते हैं उसके लिए, लेकिन आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका मैं बहुत आभारी हूँ। खबर अयोध्या से है, जहां पर भगवान राम की नगरी में आज आस्था के पथ पर लाखों कदम उठेंगे। देर रात लाखों की संख्या में राम भक्त अक्षय नवमी की पुण्य तिथि पर भगवान राम की नगरी की 14 कोसी परिक्रमा करेंगे। भक्त 42 किलोमीटर लंबे परिक्रमा मार्ग पर नंगे पैर भगवान राम के नाम के संकीर्तन के साथ राम भक्त चलेंगे। आपको बताते चले कि रामनगरी में पारंपरिक 14 कोस और 5 कोसी की परिक्रमा का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में आसपास के जिलों से समेत ही पूरे देश से राम भक्त पहुंचते हैं। 21 नवंबर की रात 11:15 पर परिक्रमा समाप्त होगी। परिक्रमा मार्ग की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। सभी महत्वपूर्ण पर्व बारी बारी से हमारे सामने उपस्थित हैं, उनके लिए सभी व्यवस्थाएं सभी ने सुनिश्चित की हैं। सभी पुलिस प्रशासन के लोग तो इसमें हैं ही, साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं, यहाँ के संत महात्मा हैं, सभी से संवाद हम लोगों ने स्थापित किया है। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी अधिकारियों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। जहाँ जहाँ पे सुरक्षा के हित में बैरिकेटिंग करनी है, ट्रैफिक डाइवर्जेंस करने हैं, वो सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। हम लोगों ने विभिन्न स्थलों पर आईपी कैमरे और अन्य तरह के सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं, जिनके माध्यम से न सिर्फ निगरानी होगी बल्कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को जगह जगह पे एडवाइजरीज भी मिलती रहेंगी। भगवान राम की नगरी में आज 14 कोस की परिक्रमा का शुभारंभ होगा। देर रात लगभग 2:09 पर आस्था के पथ पर लाखों कदम उठेंगे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अक्षय नवमी के पावन अवसर पर रामनगरी के शास्त्रीय सीमा की परिक्रमा करेंगे, जिसको लेकर परिक्रमा मार्ग को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रकाश की व्यवस्था के साथ साथ परिक्रमा मार्ग पर जहाँ जहाँ भी टूट फूट है उसको सही किया गया है। इसके अलावा जो नंगे पैर पर श्रद्धालु चलेंगे उनकी सुविधा के लिए जगह जगह बालू का छिड़काव किया जा रहा है। परिक्रमा मार्ग को चौड़ा किया गया है। प्रकाश की और प्रसाधन की समुचित व्यवस्था, इसके अलावा सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और पूरे परिक्रमा मार्ग को सीसीटीवी से लैस किया गया है। आज देर रात 2:09 पर अक्षय नवमी लगते ही परिक्रमा
शुरू होगी और कल यानी कि 21 नवंबर की रात 11:38 पर इसका शुभारंभ होगा। इस दरमियान लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामनगरी के शास्त्रीय सीमा की परिक्रमा करेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी। लखनऊ से खबर मिल रही है, हलाल सर्टिफिकेशन मामले की जांच विशेषज्ञ एजेंसी को दी जा सकती है, एसटीएफ को दी जा सकती है। इस पूरे मामले की जांच लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन मामले की जांच की बात सामने आई है। इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और बताया जा रहा है कि विशेषज्ञ एजेंसी को ये जांच दी जा सकती है ताकि इसमें विस्तार से इसकी छानबीन की जा सके और एसटीएफ को जांच दी जा सकती है। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में दर्ज है ये पूरा मामला। सहयोगी ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, क्या जानकारी? देखिए, शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है क्योंकि ये मामला ऐसा है कि इसमें बहुत टेक्निकल बारीकियों की जरूरत है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। लिहाजा विशेषज्ञ एजेंसी एसटीएफ या ईओडब्ल्यू को इसकी जांच जा सकती है। एसटीएफ के पास चूंकि काफी वर्कलोड होता है और उसको फील्ड की एजेंसी माना जाता है, लिहाजा विचार हो रहा है एसटीएफ में या जो इकोनॉमिक ऑफिस विंग है ईओडब्ल्यू, उसको इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन दी जा सकती है ताकि बेहतर कंसंट्रेशन के साथ इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो सके और मजबूती के साथ इसके सबूत जुटाए जाएं और कोर्ट। बिल्कुल ऋषभ, देखना होगा कि जांच में और क्या बातें सामने आती हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ जयपुर के दौरे पर क्या कुछ कह रहे हैं? यही नहीं, इस पावन धरा